ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पीओके का एक नेता जब उसने बोला तो पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान का राज एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन अब एक नए और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन के 24वें दिन जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की सेना और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रावलकोट की ईदगाह में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने ही वर्षों पहले कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाई और क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ा दिया है। उनका सवाल यह था कि जिन लोगों को कभी हथियार दिए गए, आज उन्हीं को आतंकवादी बताकर निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है। उनके इस बयान पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन जताया है। इधर सरदार अमन खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान प्रशासन और आतंकवादी संगठनों के बीच कथित संबोधनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि देखिए, 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में एक कार्यक्रम के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी और हथियार बंद लोग खुलेआम शहर में मार्च करते रहे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी अब तक सामने नहीं आई है। इधर जेएएसी का कहना यह है कि उनकी 38 मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। संगठन के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन थमा नहीं है। संगठन का यह दावा है कि गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पाकिस्तान प्रशासन ने पहले ही जेएएसी पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके बाद इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। पीओके में लंबे समय से महंगाई, बिजली, प्रशासन नीतियों और स्थानीय अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां की आवाम कर रहे हैं। मौजूदा घटनाक्रम ने इन आंदोलनों को राजनीतिक और सुरक्षा के बड़े मुद्दे से जोड़ दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों पर, आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल सरदार अमन खान के बयान ने पीओके की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जबकि इन दावों को आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है। लेकिन अमन खान की ओर से जो बयान दिया गया है, उसने हकीकत एक बार फिर से पाकिस्तान की सबके सामने रख दी है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, ये तो लगातार भारत तो कह ही रहा है ना कि वहां के लोगों को, वहां के किस तरीके से जो कश्मीरी हैं उन्हें किस तरीके से आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ने को मजबूर किया गया है। और अब जब पीओके के लोग और अमन खान की ओर से ये कहा गया है तो इसमें हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पुनीता जी। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो बात हम कह रहे थे आज वो वहीं के लोग कह रहे हैं, उन्हीं की जुबान से आ रहा है। सरदार अम्मान खान ने कई सारी बातें ऐसी कही हैं। पहला तो ये कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, पहला। फिर वो बोलते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही हमको हथियार दिए थे टेररिज्म फैलाने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में घुसने के लिए, और आज वो हम ही को टेररिस्ट कह रहे हैं। और जब उन्होंने ये खुलासा किया और बाकायदा नाम लेके कि डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, सुन रहे हो तुम? क्या तुमको याद है फरवरी 2025 में जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाकों को लीथल हथियार लेकर मार्च करवाया गया था? आपने उनको सिक्योरिटी दी थी और आप पूरे शहर में उस मार्च को निकलवाने के बाद, उसके ओरिजिनेटर होने के बाद हमको बोलते हो कि हम टेररिस्ट हैं जिनको आप ही ने बनाया। अब ये बातों के बाद में ऐसा नहीं रह गया आप कि पाकिस्तान केवल उनकी कही गई 38 डिमांड्स को मान ले और मामला खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर का मुद्दा उठाता था, अब किस मुंह से उठाएगा? ये चीजें सामने आने के बाद दरअसल में इसकी जड़ जो है वो है पीओके को एक अलग देश बनाना। और जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चा विकलांग पैदा होता है फिर उसकी विकलांगता दूर नहीं होती,
तो पीओके को इन्होंने अलग देश तो बताया और उसका प्रेसिडेंट भी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर भी कर दिया, उसका एक संविधान भी बना दिया। उस संविधान में एक क्लॉज 56 है जिसके मुताबिक पूरी की पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पीओके कैन बी रिमूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक बात। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट वहां बनती है उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट लगा दिए। 12 ऐसी असेंबली सीट थी जो कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए थी, जो बाहर रहते हैं लोग, जो पीओके में रहते ही नहीं, वो उनका इस्तेमाल करके। और 8 ऐसी सीट थी जो औरतों और टेक्नोक्रेट्स के लिए थी, यानी कि करीब करीब 20 ऐसी सीट हो गई। टोटल है 53। उसमें से 20 का निकल जाने का मतलब ये कि वहां जो गवर्नमेंट बनती थी वो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती थी पीओके में इस्लामाबाद में, उसके इशारे पर चलती थी और उसको भी बर्खास्त किया जा सकता था। अब जब नीलम नदी पे, झेलम नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए तो पीओके के लोगों ने कहा कि जमीन हमारी, मेहनत हमारी, काम हमने किया, और जो बिजली है वो एक तो हमको महंगी मिले या आपको ना मिले, वो पंजाब में जाए या जिंजियांग में जाए चाइना के, ये क्या बात है। और फूड के ऊपर सब्सिडी। तो जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो 12 सीटों के कैंसिलेशन और जी। मूलभूत सुविधाओं की वजह से शुरू हुई थी। मगर उसके ऊपर इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, गोली चला दी, बिल्कुल। 50 से ज्यादा लोग मार दिए गए। और फिर ये बात जब और आगे बढ़ती गई तो हालांकि प्रोटेस्ट 22 में भी हुए, 23 में भी हुए, 24 में भी हुए, लेकिन जो 2026 वाला प्रोटेस्ट है इसने तो सारी डायमेंशन पार कर दी। अब इसमें 80,000 लोग और 24 दिन से लगे हुए हैं ये। और ये रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में वहां पे जो ऐलान कर रहे हैं और उस ऐलान में जो ट्यूमल्टुअस तालियां बजा के उनका स्वागत किया जा रहा है, यानी कि अब ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं रह गया। जी। ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। उन्होंने जो कुछ किया उसमें आखिरी बार ये भी कर दिया कि 15 दिन के लिए इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया, यानी ये सोचकर कि अगर हम फूड, दूध, रोटी इनको रोक देंगे 15 दिन के लिए तो शायद पीओके के लोग, जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और इस हड़ताल को तोड़ दें। मगर असर इसका उल्टा हुआ। असर ये हुआ कि वो यहाँ तक कहने लगे कि अगर हम भूखे मरे तो हम हिंदुस्तान से मदद ले सकते हैं। अब इसका क्या जवाब है। और आखिरी कील जो इस मूवमेंट में डाली, वो डाली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। उसने ये कह दिया कि साहब रावलकोट और मीरपुर के जो लोग हैं ये तो कश्मीरी नहीं है, ये तो पहाड़ी बोलते हैं, इन्हें तो कश्मीरी आती नहीं है। तो ऐसा हो गया कि जैसे इंसल्ट के साथ इंजरी भी हो गई, यानी कि घावों के ऊपर नमक छिड़क दिया गया। तो ये आंदोलन उग्र हो गया। अब ये दबने वाले आंदोलनों में से नहीं है। ऊंट किस करवल बैठेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी इसके बारे में सोचना होगा। जी। और देखिए सर, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है उसे देखकर वो जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, तो आज पाकिस्तान की वही स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा उसने बोया वैसा ही फल उसको मिल रहा है। अब देखिए, भारत तो लगातार हर स्तर पर ये कहता रहा है कि आतंक परस्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा देता है, और अब भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां के लोग, वहां की आवाम अब खुद कर देखिए जो ये विद्रोह हो रहा है ना, अब इससे तो ये साफ लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग ही अब पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की हर एक हकीकत को सबके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस वक्त पीओके में है और वहां के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब पाकिस्तान के लोग ये पूछ रहे हैं कि एक सिपाही को बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है, ट्रेन करना पड़ता है। एक आतंकी को बहुत सारी होरों का लालच देकर बनाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। एक मर जाए तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी स्टेट पॉलिसी बनाई टेररिज्म को आगे बढ़ाने की।
वो पॉलिसी जो टेररिज्म को आगे बढ़ा रही थी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है, वहीं के लोग उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं एक जरा सा वाकया बताना चाहता हूँ। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक टेररिस्ट ने रोते हुए ये कहा था कि हमने हमने पाकिस्तान की आईएसआई के कहने के ऊपर टेररिस्ट बनना स्वीकार किया, हमने हथियार उठाए, हमने काबुल से, कंधार से, दिल्ली से लड़ाई लड़ी और हमारे मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को वो उड़ा दिया गया, उनके मांस के लोथड़े उड़ गए और पाकिस्तान की आर्मी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पाई जिनके लिए हमने काम किया। यानी कि जो जिन टेररिस्ट को उन्होंने बनाया पाकिस्तान ने, वही अब ये महसूस कर रहे हैं कि हमें टेररिस्ट बना तो दिया, लेकिन पाकिस्तान हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। अब तो हिंदुस्तान ने ये कह ही दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हर एक कोई भी टेररिस्ट और कोई भी जगह पाकिस्तान की हमारी जद में है। ये तो यहाँ तक हो गई कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें भी एक एक्शन इसमें लेना पड़ेगा। सवाल ये है कि पीओके, मान लीजिए कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो, हम भारत से मिलना चाहते हैं, भारत हमारी सुरक्षा करेगा। मान लीजिए, और मान लीजिए कि अगर वहां के 50 लाख लोग हिंदुस्तान में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो 50 लाख मुसलमान और आ गए। अब वो जो 50 लाख मुसलमान है, उनके साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी। ये फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है ना जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5% वोटों पे बना हुआ, जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। यही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना जो ये कहता है कि अगर चाइना हिंदुस्तान में आ गया तो हमें वो हुकूमत ज्यादा अच्छी लगेगी। इस किस्म के आदमी जब तक हैं, ऐसे में दूसरे और मुसलमानों का आ जाना, यानी अगर ऐसा होता है तो उससे पहले हमें अपनी डेमोक्रेसी के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी कि फारूक अब्दुल्ला की तरह से बोलने वाले आदमियों के खिलाफ तुरंत और इफेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। कम से कम ऐसे 2-4 लोगों को अगर आप जेल में नहीं डालेंगे तो फिर जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा ये हमको जिसे कहते हैं एप्रीहेंशन, ये हमको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। गणेश जी की लंबी सूंड को इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि वो खतरे को दूर से पहचान लेते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो उससे पहले हमें ये करना है ताकि जो लोग यहाँ आए वो देश के खिलाफ ना बोले। जिस देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जन्म से नागरिक तो है संविधान के मुताबिक, मगर आस्था से नागरिक बनना पड़ेगा कि हाँ मेरी आस्था इस देश में। जी। लेकिन क्या भारत के लिए सर इतना आसान रहेगा जो आप स्थिति बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये तो है कि पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त वहां की जो आवाम है वो भी कह रही है कि अब हमें जो है भारत से उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरीके से नजर इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए है, क्या भारत के लिए आसान होगा कि वहां की आवाम को मदद पहुंचाना या फिर किसी तरीके से भारत में पीओके का विलय करना? क्या आप समझ क्या रहे हैं अभी स्थिति जो देखने को मिल रही है भारत के लिहाज से, समझाइए। अरे देखिए, भारत के हिसाब से तो पार्लियामेंट में कहा जा चुका है, पार्लियामेंट में कहा जा चुका है कि पीओके हमारा हिस्सा है। और उसके बाद में हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या तुम गिलगिट बाल्टिस्तान को पीओके का हिस्सा नहीं समझते, और अगर समझते हो तो वो हमें लेना है। और गिलगिट बाल्टिस्तान अगर आता है तो हमारी जो पहुंच है वो सेंट्रल एशिया तक अब हो जाएगी। पीओके अगर हमारे पास आता है तो हम चाइना के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीपीईसी पीओके से होकर ही गुजरता है। और खुद हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अपने आप पीओके मिल जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को इसमें हिंदुस्तान को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि पीओके हमसे मिले, पीओके हमारा है, पीओके के लोग हमारे हैं। मैंने तो एहतियातन एक बात बताई कि अगर ऐसा होता है तो जो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है वो चाइना और पाकिस्तान की कम है। यहाँ तो जो आधा फ्रंट है, यानी कि वो जो रहते हिंदुस्तान में है मगर गाते पाकिस्तान का है, कुछ फ्रंट में और इजाफा हो जाएगा और वहां से 50 लाख लोग मिल जाएंगे। लिहाजा वो इजाफा हमें नुकसानदायक ना हो, लिहाजा अब हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा जो हमने अब तक नहीं किया। हमने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों को कुछ भी बोलने के लिए अलाउ करते रहे। ऐसे में कम से कम एक आदमी के खिलाफ एक्शन लेना,
फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, इस आदमी की वजह से कश्मीर में प्रॉब्लम आज तक नहीं है। अब कम से कम एक एक्शन ले लिया जाए तो आने वाले लोगों को इबरत हासिल हो जाएगी, वो फिर इस किस्म का काम नहीं करेंगे। तो पीओके का मिलना हमें स्वीकार है और यहाँ बिल्कुल, उन्हें अब देखना वही यही काम होगा कि अब आगे पीओके को लेकर भारत किस तरीके से कदम बढ़ाता है। क्या भारत को लगता है ये सही समय है या फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सर कि ये देखना होगा कि जो अमन खान की ओर से कहा गया, इस पर आखिर पाकिस्तान कब तक क्या कोई बयान देता है या फिर नहीं देता है, लीपापोती करता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। आगे बढ़ते हैं और बड़े